फ्रेंड्स, यदि आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का काम कहीं पर सीख रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में यह काम को सीख रहे होंगे या किसी टेक्नीशियन के साथ हेल्पर के तौर पर काम सीख रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आप किसी सर्विस सेंटर में काम को सीख रहे होंगे। यदि आप काम सीख रहे हैं तो काम सीखने के दौरान आपके दिमाग में जरूर यह सवाल आया होगा कि यदि हम इस व्यवसाय को खुद के दम पर करें, यानी खुद का दुकान खोलना है, रिपेयरिंग सेंटर खोलना है, तो कितने खर्चे करने पड़ेंगे और कौन कौन सा शुरू में टूल्स हम खरीद करके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम से कम पूंजी लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ज्ञान की। यदि आपके पास इससे संबंधित पूरा ज्ञान है तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी न किसी टेक्नीशियन के साथ हेल्पर के तौर पर रह करके इस काम को बढ़िया तरीके से सीख लीजिए। उसके बाद ही जो है कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू कीजिएगा। फ्रेंड्स, व्यवसाय को शुरू करने में कितने खर्चे आएंगे, कौन कौन सा टूल्स आपको खरीदना पड़ेगा, वो सारी चीजें जो है कि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं टेबल पर बहुत सारा हमने टूल्स रखा है, कुछ औजार है तो कुछ जो है कि उपकरण इसके अंदर है। तो यही सब चीजें जो है कि आपको खरीदना होगा। ये सब कुछ आपको पास से दिखाएंगे, कौन सा टूल्स का कहां पर उपयोग करना है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और फ्रेंड्स, अंत में हम यह भी बताएंगे कि कुल टोटल खर्चा कितना आएगा। इतना सारा टूल्स जो है इसको खरीदने में आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस टेबल पर रखे सभी टूल्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि एक एक करके सभी टूल्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा उधर की तरफ सब जेट पंप है, वो जो है कि वैक्यूम पंप है, उधर जो है कि आप देख रहे हैं कुछ सिलेंडर वगैरह है, इधर वाल्व है और कुछ जो है कि ये सामान्य औजार आपको देखने को मिल रहे हैं। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे सामान्य औजार से। सामान्य औजार का मतलब ये हुआ कि यह औजार का उपयोग एसी के कार्य और फ्रिज के कार्य के अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम करेंगे, या फिर स्टेबलाइजर का काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी बेसिक कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर इनका जरूर उपयोग किया जाता है और इनके बारे में आपको भली भांति पता होगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर की तरफ स्क्रू ड्राइवर है। ये स्क्रू ड्राइवर कुछ छोटा और कुछ बड़ा आपको लेना पड़ेगा। देखिए, एक छोटा एक बड़ा है और एक सबसे छोटा हमने यहाँ पर लिया है। इसका काम कहाँ पर लगता है? तो जब आप एसी की सर्विसिंग करने जाएंगे तो जो आउटडोर यूनिट होता है, जो छत के ऊपर लगा रहेगा, तो उसका आउटडोर यूनिट का जो पीछे वाला साइड जो दीवार की तरफ लगा रहता है, उसका पेंच वगैरह खोलने में इसका काम लगेगा। और फ्रीजर होता है, यानी कि जब आप फ्रिज का काम करेंगे तो फ्रीजर के जो नट वगैरह होते हैं यानी पेंच होते हैं, उनको खोलने का काम ये करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये प्लास है, यानी कि प्लायर, इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं और ये सबसे बेस्ट कंपनी का आता है, टपारिया कंपनी का, वही हमने लिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो है नोज प्लायर, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। कभी भी हम पाइप को काटते हैं तो काटते समय जो पाइप का जो किनारी होता है उसके भीतर के अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो इसको पाइप के भीतर डाल करके ऐसे जो है कि घुमाने से पाइप का जो किनारा होता है वो साफ हो जाता है। तो इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं। और बाकी कहीं ऐसे पेच वगैरह जहाँ पर ये काम नहीं करेगा बड़ा वाला पिला, वहाँ पर ये नोज प्लायर काम करता है। तो ये नोज प्लायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है कि वायर कटर है, तार वगैरह को काटने, छीलने, यानी कि इंसुलेशन हटाने वगैरह का काम जो है कि ये करता है और काटने का भी काम करेगा। उसके बाद ये आप देखेंगे तो एक मिनी हथौड़ी, यानी कि छोटी हथौड़ी आपको एक लेना होगा, और एक इस तरीके की बड़ी हथौड़ी जो कि ये 500 ग्राम की है, और ये जो है कि 200 ग्राम 250 ग्राम तक की हथौड़ी आती है, वो आपको लेना पड़ेगा। इससे जब भी हम स्वेजिंग वगैरह करते हैं, यानी कि पाइप का व्यास बढ़ाते हैं, तो स्वेजिंग टूल के ऊपर से इसको ठोकने का काम इससे किया जाता है। और बाकी जो है कि इधर की तरफ आप देखेंगे एक जो है कि मिनी फाइल है, यानी कि ये रेती है, और इसके द्वारा यदि हम पाइप के जो ज्वाइंट होते हैं, जोड़ लगाते हैं पाइप के ऊपर, तो उस पाइप का जो किनारा होता है ऊपर का, उसको हम रगड़ करके साफ करते हैं। जंग वगैरह पाइप के किनारे का वो साफ करने का काम में ये आता है। उसके बाद ये एडजस्ट पाना है, ये 2 लेना पड़ेगा आपको। जब भी आप इसको खरीदेंगे तो इनकी संख्या कम से कम 2 रखनी पड़ेगी। एक तो आप देख सकते हैं वो, और ये है, ये 10 इंच का आता है, वो आप लीजिएगा। जो है कि हमारे एसी के काम में ये 10 इंच या फिर 250 mm करके आता है, वो आप ले लेंगे तो काम कर जाएगा। 10 इंच का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच का होता है। 8 इंच में भी आता है, 10 का आता है, 12 का आता है, तो आपको ये 10 इंच में लेना होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ जो है कि इसके महत्वपूर्ण टूल्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टूल्स आप देख रहे हैं इसको हम
फ्लेयरिंग टूल कहते हैं। फ्लेयरिंग टूल में ये दो भाग आते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग ब्लॉक, जिसमें पाइप वगैरह को पकड़ने का काम किया जाता है। ये पाइप को पकड़ने के साथ साथ पाइप के साइज को भी बता देता है कि पाइप किस साइज का है। आप इसके ऊपर देखेंगे तो कुछ नंबर वगैरह लिखा गया है इस तरीके से, यहाँ पर 1/2 लिखा गया है, 7/16 है, उसके बाद जो है कि ये 5/16 है। इसी तरीके से इसके ऊपर भिन्न के रूप में ये नंबर लिखे गए हैं और भिन्न के रूप में ही हमारे पाइपों की साइज होती है। जो साइज का पाइप रहेगा उसी खांचे में फंसेगा और इससे हम जो है कि पाइप के साइज को भी पता कर लेते हैं, पाइप को पकड़ने का भी काम कर लेते हैं। और इसके बाद ये जो टूल होता है इसको हम योक बोलते हैं। दोनों मिलाकर के फ्लेयरिंग टूल होता है, लेकिन अलग अलग नाम पूछा जाए तो ये योक है और ये जो है फ्लेयरिंग ब्लॉक है। योक का काम होता है पाइप के जो सिरे होते हैं उसके ऊपर कॉलर बनाना, और इसका उपयोग हम तभी करेंगे जब किसी एक पाइप को किसी वाल्व के ऊपर कसना होगा, नट के द्वारा, फ्लेयर नट के द्वारा कसना होता है। तो फ्लेयर नट को फंसाने के लिए पाइप के सिरे पर हमें फ्लेयर बनाना पड़ता है और फ्लेयर बनाने के लिए हमें इन्हीं दोनों टूल्स का उपयोग करना पड़ता है और इन दोनों को हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये चीज आप देखेंगे तो इसको स्वेजिंग टूल बोला जाता है। पाइप के व्यास को बढ़ाने का काम करता है। जब एक समान व्यास की यदि पाइप रहेगी तो पाइप को जोड़ने के लिए जरूरत है कि एक पाइप दूसरे पाइप के कुछ भीतर तक जाए। इसके लिए जरूरी है कि एक पाइप का व्यास थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए ये वाला जो टूल होता है पाइप के भीतर डाल करके हथौड़ी से इस पे ठोकते हैं। पाइप को पकड़ने के लिए हम फिर से इस फ्लेयरिंग ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेयरिंग ब्लॉक के द्वारा ही हम पाइप को पकड़ेंगे और पाइप को लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर निकाल करके हम इसके अंदर जो है कि मतलब पाइप के अंदर इसको रख करके इसी के ऊपर हम मिनी वाले हथौड़ी यानी कि इस वाले हथौड़ी से जब चोट करते हैं तो पाइप का व्यास बढ़ जाता है, दूसरी पाइप उस बढ़े हुए पाइप के अंदर चली जाती है। उसको हम आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ आपको पता चल पाया होगा। उसके बाद यहाँ पर है ये ट्यूब कटर, ये भी लेना बहुत जरूरी है और इसके द्वारा जो है कि हम ट्यूब को काटते हैं, यानी कॉपर वाली जो पाइप रहेगी उसको काटने का काम इस ट्यूब कटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 ट्यूब कटर देखने को मिलेगा। ये जो है कि मिनी ट्यूब कटर है, ये थोड़ा सा बड़ा वाला ट्यूब कटर है। इससे बड़ा भी एक ट्यूब कटर आता है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग जो एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी का जब हम काम करेंगे या फिर फ्रिज वगैरह का काम करेंगे तो उसमें उसका कोई काम नहीं है। यदि आप HVAC का काम करते हैं तो इससे बड़ा वाला जो है कि आपको ट्यूब कटर रखना पड़ेगा। ये मिनी वाला ट्यूब कटर क्या काम करता है, तो ऐसे जगह जहां पर ये पूरी तरह से पाइप के ऊपर नहीं घूम पाता है, यानी कि इसको घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो इसको जो है कि हम पाइप पर कस करके छोटे से जगह में इसको घुमा लेते हैं। पूरा घुमाने के बाद जो है कि पाइप कट जाता है, यानी ट्यूब कट जाता है। तो इस तरीके से ये 2 ट्यूब कटर हो गए। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे 2 एलन की हमने यहां पर रखा हुआ है। जो ये एलन की है वो 4 नंबर का है और एक 5 नंबर का है। जब भी आप एसी का काम करेंगे तो यही 2 एलन की का काम लगता है, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर और 5 नंबर का जो एलन की है वो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर में वाल्व होता है उसी वाल्व को खोलने या फिर कसने के लिए इन दोनों की का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो 2 वाल्व है। एक वाल्व ऐसा है जो कि R134A रेफ्रिजरेंट के केन के ऊपर लगेगा और ये जो है कि हाइड्रोकार्बन के केन के ऊपर लग जाता है। फ्रेंड्स आपको केन दिखाना चाहेंगे इस तरीके का, ये 2 केन आप देख सकते हैं सामने की तरफ। ये वाला केन ऐसा है कि इसके अंदर एक पिन वाल्व पहले से ही लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ये वाला वाल्व लगेगा, यानी कि ये वाला वाल्व। जब भी आप इसको लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हैंडल को कसेंगे तो इसके अंदर का पिन जो है, इसके पिन को दबाता है तो इसमें से गैस निकल करके इधर साइड से निकलता है और इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन दूसरा केन ऐसा आता है, देखिए ये तो खाली है, लेकिन जब ये पूरा पैक आएगा तो यहां पर जो ये सुराख किया गया है ये पूरा तरह से पैकिंग रहता है। तो इस तरीके के केन के लिए इस तरीके का वाल्व जरूरत होता है। ये जब वाल्व एक बार इस पे लग जाता है तो जब तक इस केन के अंदर का पूरा रेफ्रिजरेंट समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक इस वाल्व को आप यहां से निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ये वाला जो वाल्व है, यानी जो हाइड्रोकार्बन के ऊपर लगता है वाल्व, इसको आप जरूरत के हिसाब से खोल के निकाल भी सकते हैं और कस भी सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही पिन लगा हुआ है। लेकिन इसमें पिन नहीं लगा होने के कारण जब भी आप इस वाल्व को खोल के निकालना चाहेंगे ये सुराख हो गया रहेगा, तो इसके अंदर का जो भी बचा हुआ गैस रहेगा वो सब लीक करके बाहर हो जाएगा। इसलिए आप जब भी इसको खरीदिए तो कम से कम इसकी संख्या 2 रखनी है और ये जो है कि एक ही रहेगा तो काम चल जाएगा। इसकी 2 संख्या इसलिए रखनी है कि ये जो आप देख रहे हैं केन, R134 का भी इस तरीके का केन आता है, यानी कि ये प्लेन वाला पूरी तरह से ये पैकिंग वाला, और R22 का भी केन इसी तरीके का आता है जो कि पूरी तरह से ये पैक रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाल्व के बारे में समझ में आ गया होगा। जब भी आप खरीदिएगा इसकी संख्या 2 रखिएगा और ये जो है कि आप 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बार एक R134 पर लग गया, उसके बाद कहीं पर काम लग गया R22 में लगाने का, तो ये यहां से नहीं निकाला जा सकता। दूसरा वाल्व आपके पास रहेगा तो आप R22 पर लगा सकते हैं। उसके बाद जो है कि हम इधर केन को हटा देते हैं। उसके बाद हम इधर की तरफ देखते हैं, आपको दिखाते हैं ये चीज।
ये डबल गेज का मैनिफोल्ड वाल्व है, इसके साथ ये 3 पाइपें मिल जाती है और इसमें आप देखेंगे तो एक का रेंज 250 तक है और एक में जो रेंज है वो 500 तक है। यहाँ पर ये चीज जो होता है ये कंपाउंड गेज होता है, क्योंकि ये 0 से नीचे -30 तक दिखा रहा है, इसमें 0 से नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0 से ऊपर इसकी सुई जा सकती है, इसलिए ये जो है इस गेज को हम प्रेशर गेज कहते हैं। यानी जिस गेज में सुई केवल ऊपर जाती हो, नीचे नहीं आती हो, यानी 0 से नीचे नहीं आती हो, उसको हम प्रेशर गेज कहते हैं। जिसमें 0 से नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है, उसको कंपाउंड गेज कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए करेंगे। यदि यहां पर इसी तरीके का कंपाउंड गेज होता है, यानी 500 रेंज वाला कंपाउंड गेज होता है, यानी 0 से नीचे का भी इसमें रीडिंग रहता है, तो हम इस गेज का इस्तेमाल एसी में गैस चार्जिंग के लिए कर सकते हैं। वैसे कंपनी जब भी देता है तो एक साइड जो है कि प्रेशर गेज दे देता है और एक साइड जो है कंपाउंड गेज देता है। तो हमको जो है कि ये प्रेशर गेज को निकाल करके यहां पर कंपाउंड गेज लगाना होगा, या फिर हम अलग से एक और वाल्व रखना पड़ेगा ताकि जो है कि हम एसी में भी गैस चार्ज कर सकें। देखिए ये सिंगल गेज का मैनिफोल्ड वाल्व है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां 0 से नीचे -30 तक है और ऊपर आप देखेंगे तो यानी ये सुई इस तरीके से आती रहेगी, तो लास्ट तक 500 तक का इसमें PSI का रेंज है। तो इसके द्वारा हम एसी में गैस चार्ज कर सकते हैं और इससे हम जो है कि फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर और इस तरीके के जो छोटे आकार के जो भी सिस्टम होते हैं उसमें हम गैस चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, या फिर इसी गेज को खोल करके हम यहां पर लगा देंगे तो एक ही ये वाला गेज रहेगा, मतलब यही वाला वाल्व रहेगा, तो हम एसी, फ्रिज सभी में गैस चार्जिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो है कि वेल्डिंग गन है। वेल्डिंग गन आप जब भी लीजिएगा तो 360 डिग्री पर रोटेट होने वाला लीजिएगा। 360 डिग्री रोटेट का मतलब ये हुआ कि अभी देखिए यहां से ये घूम भी सकता है, देखिए ऐसे ये घूम करके ऊपर जा सकता है, या फिर इसे साइड में जा सकता है, या फिर ये नीचे जा सकता है। कभी भी ये जब लगाया जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके के LPG में ये लगता है। ये ब्यूटेन का केन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटेन गैस इसके अंदर होता है। यहाँ से इसके वाल मतलब ऊपर का जो कैप होता है उसको निकालते हैं और इसको लगाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है कि इधर की तरफ ये लॉक बना हुआ है, तो लॉक को हम इस गैप में रखेंगे और उसके बाद ये जो कटा हुआ निशान है इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से और ऐसे इसको घुमा देंगे। देखिए ये लग गया है, यहाँ से हम जब इसको खोलेंगे तो इसमें गैस निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर लग जाता है और लगने के बाद ये चीज जो है कि सीधा रहेगा और उसके बाद इसको हम रोटेट करके जहां पर हमें ब्रेजिंग करना होगा यानी वेल्डिंग करना होगा उस दिशा में हम इसको घुमा सकते हैं। एक आता है बिल्कुल फिक्स वाला, तो वो कभी मत लीजिएगा। जब भी आप लीजिएगा इसी को लीजिएगा, यानी 360 डिग्री जो रोटेट हो सके, घूम सके, उसको आप लीजिएगा ताकि आप आसानी से काम कर सके, कोई दिक्कत न हो। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 चीज ये है, ये जो है कि कुछ आपको ब्लीचिंग राड रखना पड़ेगा या इसी को कॉपर ब्रेजिंग राड के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ ये कुछ पाउडर आपको लेने पड़ेंगे। ये पाउडर का नाम है फ्लक्स पाउडर या फिर इसी को हम सुहागा भी कहते हैं। जब भी हम ब्रेजिंग करते हैं, कॉपर और लोहे की जब पाइप आ जाती है ब्रेजिंग करने के लिए, वहां पर इस सफेद वाले जो पाउडर है उसको लगा देने से ब्रेजिंग जो है मजबूत हो जाता है और बढ़िया तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताए हैं कि ये जो आप गेज खरीदेंगे, ये वाला जो वाल्व खरीदेंगे, इसके साथ ये 3 पाइप मिलेगा। लेकिन ये जो 3 पाइप होते हैं हल्की क्वालिटी के होते हैं और इसके जो दोनों पाइपों का जो सिरा होता है वो 1/4 साइज का होता है। लेकिन आजकल जो हमारे एसी के अंदर गैस आ रहा है वो R32 या R410A रेफ्रिजरेंट आएगा। तो उसमें क्या होता है कि जिधर हमें गैस के चार्जिंग के लिए गैस भरना होता है, यानी सिस्टम के अंदर जो वाल्व लगा रहता है उसका जो पोर्ट होता है, यानी कि ये जो साइज का नट है वहां पर वो कसा नहीं पाएगा। तो ये जो है कि 1/4 का होता है, दोनों जो सिरे होते हैं 1/4 के होते हैं। लेकिन जब आप ये वाली पाइप लीजिएगा, R32 वाली पाइप जब लेंगे तो इसमें 1/4 साइज का एक पोर्ट मिलेगा। दूसरा वाला जो ये पोर्ट है वो 5/16 का होता है। आराम से जो है R32 R410 के जो भी एसियां होती हैं उनमें आप इस पाइप के द्वारा गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपको लेना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसको नहीं लेंगे तो एसी में गैस चार्जिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल जितनी भी एसी आ रही है उसमें या तो R32 मिलेगा या फिर R410A रेफ्रिजरेंट मिलेगा। यदि R22 रहता तो उसमें आप इससे भी गैस चार्जिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आजकल R22 बहुत कम एसी को देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ सामान्य साइज की ही पाइप है, यानी कि जो साइज इसका था वही साइज इसका भी पाइप का है। 2 एक्स्ट्रा पाइप हमने लिया हुआ है कि कभी गलती से ये पाइप जो है कि फेल हो जाए, क्योंकि ये कंपनी के साथ जब मतलब वाल्व के साथ आता है, मैनिफोल्ड वाल्व के साथ, तो ये कभी खराब भी हो जाते हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट क्वालिटी का हमने 2 एक्स्ट्रा पाइप ले रखा है कि कभी गैस चार्ज करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। इसमें ये जो दोनों साइज, जो दोनों सिरे दिए गए हैं, दोनों ही 1/4 साइज के हैं, यानी कि आप इसके द्वारा केवल फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर इस तरीके के सिस्टम में गैस चार्जिंग कर सकते हैं। एसी में यदि R22 गैस है तब आप इस वाले पाइप से गैस चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन एसी में R32 है या फिर 410 है तो आप इस पाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि R32 या
फिर R410 ए रेफ्रिजरेंट के साथ इस पाइप का जो एक सिरा है वो 5/16 का होना चाहिए। एक तो 1/4 का रहना चाहिए, एक जो है 5/16 का होना चाहिए, ताकि 5/16 वाला जो सिस्टम के अंदर जो चार्जिंग वाला पॉइंट होता है उसमें आसानी से कसा सके, लेकिन ये वाला चीज नहीं कसा पाएगा। तो इसी वजह से आपको अलग से ये चीज भी लेना पड़ता है। अभी हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि इसका एक पाइप का जो सिरा होता है थोड़ा सा छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो दोनों एक समान होते हैं। इसके अलावा इसमें जो आप वाशर देख रहे हैं, काला काला सा आप रबर का वाशर देख रहे होंगे, ये रबर के वाशर कभी खो भी जाते हैं, यानी जब ये निकल जाएगा ना तो ये पूरी पाइप बेकार हो जाएगी। इसलिए एक्स्ट्रा जो है कि रबर का वाशर, ये कंपनी का पाइप इसके साथ 2 एक्स्ट्रा रबर का वाशर देता है। इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज जो है, ये छोटा सा आप देख रहे हैं, ऐसा ही इसके अंदर 2 है। आप अलग से भी इसको 8-10 खरीद करके रख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, काम करते समय यदि इसके अंदर का कहीं से वाशर खो गया तो फिर जो है कि ये पूरी पाइप बेकार हो जाएगी, गैस यहाँ से लीक करेगा, तो उस छोटे से वाशर से पूरी पाइप खराब हो सकती है। इसलिए 8-10 जो है वाशर एक्स्ट्रा ले करके आपको चलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पाइप के बारे में पूरी जानकारी मिल पाई होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दें, ये एक क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर आपको इस तरीके का लेना है, यदि आप काम शुरू करना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी का लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्लैंप मीटर ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा आप एम्पियर, वोल्टेज, डीसी एसी वोल्टेज चेक कर सकें, टेम्परेचर भी चेक कर सकें, और खास तौर से उसमें व्यवस्था देना चाहिए कैपेसिटर भी आप चेक कर सकें। ऐसा आपके पास क्लैंप मीटर होना चाहिए। तो इस तरीके का एक हमने ये क्लैंप मीटर भी लिया हुआ है। आप चाहे जो भी कंपनी का लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कैपेसिटर चेक करने का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। उसके अलावा आप यदि काम करने के लिए सारा सामान खरीद रहे हैं, R134A का कुछ सिलेंडर ले लीजिए, मतलब गैस ले लीजिए, और कुछ जो है कि हाइड्रोकार्बन के गैस ले लीजिए, क्योंकि शुरुआत में ये गैस के काम लगते हैं। जब भी आप काम करने जाएंगे तो उस तरीके से आपको एसी फ्रिज में गैस भरना पड़ेगा, तो वो काम जरूर लगेगा। उसके अलावा ये जो है कि R22 का रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है, जो कि लंबा वाला है, 1 kg इसमें आता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है कि डुप्लीकेट होता है, लेकिन अभी तक हमने जो है कि इसका गैस चार्जिंग किया, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन फिर भी जब ये डुप्लीकेट बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि एसी से संबंधित जो भी गैस होते हैं वो लंबे वाले या फिर केन में तो न लें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से बेस्ट क्वालिटी का सिलेंडर रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी के अंदर जो भी रेफ्रिजरेंट होता है उनका प्रेशर हाई होता है। वैसे R22 जो रेफ्रिजरेंट है इसका प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से केन इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यही R32 की बात आ जाए, यानी R32 इस तरीके का केन में आ रहा है तो बिल्कुल भी न लीजिए, या फिर R410 आ रहा है तो इस तरीके के केन में आप बिल्कुल भी न लीजिए, क्योंकि जब भी गर्मी का मौसम आता है तो इसके अंदर का जो गैस होता है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, और कभी कभी ये सिलेंडर जो है अपने बैग में रखे रखे भी फट जाते हैं। तो इसलिए जो है कि इस तरीके का जो सिलेंडर है इस्तेमाल न करें। R22 तक ठीक है, इससे ऊपर जो भी हाई प्रेशर की गैसें आती हैं उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी न करें। उसके बाद आपको दिखाते हैं इधर के तरफ, यहाँ पर कुछ थिम्बल है। थिम्बल क्या होता है, तो जब भी हम वायरिंग वगैरह करते हैं एसी फ्रिज का, तो उसमें तार को जो है कि कैपेसिटर या फिर रिले वगैरह पर डायरेक्ट लगाना होता है उसके पिन पर, तो तार में इस थिम्बल को फंसाया जाता है, उसके बाद जो है कि उसको लगाया जाता है। ये जो है कि एक सीधा टाइप का आता है, एक यल शेप में आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ सीधा वाला कुछ यल वाला लेना पड़ेगा। सीधा वाला ज़्यादा लगता है, यल वाला थोड़ा कम लगता है। एसी में ज़्यादा ये लगता है, फ्रिज में जो है कि आपके ये सीधे वाले लग जाते हैं। उसके बाद आपको ये लेना पड़ेगा, ये देखिए, ये गैस चार्जिंग का वाल्व है। इसके द्वारा आप गैस चार्जिंग करेंगे तो आपको जो गैस चार्जिंग का लाइन है उसको पिंच वगैरह नहीं करना पड़ता है, और सबसे सुरक्षित होता है। तो ये चीज़ आपको लेना पड़ेगा। इसको पिन वाल्व, NRV वाल्व या फिर गैस चार्जिंग वाल्व इसको कहते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पर कुछ आपको यहाँ रिले देखने को मिलेगा। कुछ हमने रिले लिया हुआ है, कुछ OLP है। OLP की संख्या कुछ कम है, क्योंकि जिस दुकान से हम लिए हैं, अपने स्टूडेंट का ही दुकान है, तो वहाँ से जो है कि कुछ OLP का जो बॉक्स था उनके दुकान पर ही हमारा छूट गया है, वो अगले दिन जो है कि हमको पहुँचा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वेंडर है। इसका काम क्या है, तो पाइप को वेंड करना, यानी कि मोड़ना। ये क्या काम करता है, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। जब भी हम एसी का इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसमें 2 पाइपें होती हैं, एक पतला होता है, एक मोटा होता है। मोटे वाले पाइप का ज्यादातर एसी में 1/2 साइज होता है, और इसीलिए जो है कि हमने 1/2 साइज का ये बेंडर ले लिया है। हमको क्या करना होगा कि इस बेंडर को पूरे पाइप के अंदर डालना होता है, अंदर से डालना पड़ेगा, और ऊपर से पाइप को ऐसे पकड़ करके मोड़ना होता है। जहां से आप मोड़ना चाहें आराम से इससे मुड़ जाता है, पाइप पिंच नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक टेफ्लॉन टेप है। टेफ्लॉन टेप का काम क्या होता है, तो इसके द्वारा जब भी हम पाइप वगैरह कसते हैं, चूड़ी के द्वारा नट वगैरह कसेंगे, तो वाल्व का जो चूड़ी होता है उसके ऊपर इसके जो टेप है, यानी कि ये जो इस तरीके का परत है, उसको चढ़ाया जाता है ताकि वहां पर लीकेज ना हो सके। तो ये टेफ्लॉन टेप होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ये लैंप है।
फ्रिज का काम करने के लिए आपको ये लैंप वगैरह भी रखना पड़ेगा अपने पास। ये दो टाइप के ज़्यादातर अपने फ्रिजों में लगते हैं, एक 14 नंबर और एक जो है कि 12 नंबर। 12 नंबर 14 नंबर का क्या मतलब है, तो ये 14 नंबर की जो चूड़ी होती है थोड़ी सी मोटी रहेगी और 12 नंबर का जो चूड़ी रहेगा थोड़ा सा पतला रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको 12 नंबर 14 नंबर का जो कि ये एलईडी बल्ब लेना है। एलईडी बल्ब लेने से फायदा ये होता है कि ये जल्दी टूटेगा नहीं, अपने बैग में रखा रहेगा तो ये टूटेगा नहीं, नहीं तो कांच वाला ले लेंगे तो वो फिर टूट जाएगा। और उसके बाद जो है कि आपको इधर की तरफ दिखा दें, ये चीज़ है कैपेसिटर। कुछ कैपेसिटर आपको रखने पड़ेंगे। ये 50+6 का कैपेसिटर है, यहाँ पर कहीं लिखा होगा जरूर, आपको दिखा दें इधर की तरफ देखिए, यहाँ पर लिखा है 50+6 MFD, यानी कि इसमें दो कैपेसिटर है, एक 50 MFD का है, एक 6 MFD का है। इसका इस्तेमाल जो है विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में किया जाता है। 50/6 का आता है तो कोई 40/6 का आएगा, कोई 40/5 का आता है, यानी कि एक बड़ा एक छोटा मान वाला आपको कैपेसिटर इस तरीके से रखना है। 40 का भी रख सकते हैं, कुछ 45 का रख लीजिए, कुछ 30 का, कुछ 36 का, इस तरीके से आपको कुछ कैपेसिटर अपने पास रखने होते हैं। और कुछ जो है कि आपको इस तरीके का स्टार्टिंग कैपेसिटर रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर का पहचान ये है कि इसमें 2 मान लिखा गया होगा और दोनों जो है कि एक ही कैपेसिटर है, इसमें 2 मान रहेगा। इसमें 2 कैपेसिटर है इसलिए इसके ऊपर 2 मान लिखा गया है। ये रनिंग कैपेसिटर है, इसमें आप देख सकते हैं 50+6, एक 6 MFD का कैपेसिटर है, एक 50 MFD का कैपेसिटर है, यानी कि इसके अंदर 2 कैपेसिटर है। और यहाँ पर एक ही कैपेसिटर है लेकिन इसमें जो है कि 2 मान लिखा गया होगा, आपको दिखाते हैं। 80-100 यहाँ पर लिखा गया है 80-100 MFD, यानी कि इसमें जो है कि एक कैपेसिटर है 80-100, 2 मान लिखा गया होगा, समझ लीजिएगा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर आपको लेना है। इनर वेंडर हो गया। और उसके बाद इधर की तरफ आपको दिखा दें तो ये कुछ फिल्टर है। फिल्टर आपको 4, 5, 6 जो भी आप काम के हिसाब से अपने पास इनका रख सकते हैं। फ्रिज में लगने वाले कुछ फिल्टर आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है कि आपको दिखा दें, ये जो चीज़ है ये कैपिलरी है। कैपिलरी 2 साइज का हमने रखा है, एक 31 नंबर, एक जो है कि 36 नंबर। कहीं कहीं पर 31 लगता है, कहीं 36 नंबर लगता है। तो ये 2 टाइप का हमने कैपिलरी रखा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ जो है कि वाटर लेवल टूल है। इसके द्वारा हम एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं। ये बीच में जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, यदि ये सीधा हो गया तो समझ लीजिएगा कि आपका जो ये टूल है बिल्कुल जमीन के साथ बिल्कुल सीधा है, यानी कि समतल है। और सीधा ही रख करके हमें स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट को हमें बिल्कुल ही सीधा लगाना होता है। या फिर यदि थोड़ा बहुत झुकाना चाहें तो जिधर की तरफ ड्रेनेज होता है, यानी पानी जिधर की तरफ निकलने वाला होता है, उधर के साइड में हल्का सा झुका सकते हैं। इतना आप झुकाइए कि बाहर से देखने पर न पता चले कि झुका हुआ है। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी टूल्स हमने आप लोगों को बताया, उन सभी टूल्स का उपयोग करके आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर काम करने के लिए आपके पास कुछ और टूल्स जो कि सबसे महंगे आते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर ये जो टूल आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जो है कि 2 in 1 वाला भी आता है, यानी कि प्रेशर भी दे सकता है और वैक्यूम भी कर सकता है, यानी कि सिस्टम के अंदर से जो हवा होता है उसको खींच करके बाहर निकालने का भी काम करता है ये। तो ये केवल खींचने वाला भी आता है, एक 2 in 1 आता है। तो 2 in 1 वाले को न ले तो बेहतर होगा, क्योंकि 2 in 1 वाले के अंदर एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर का पूरा सिस्टम ही फिट किया गया होता है, इसलिए उसको न लें तो बेहतर होगा। बाकी आप इसको ले सकते हैं। ये डबल स्टेज का आपको लेना है। यहां पर देख लीजिए लिखा गया है डबल स्टेज वैक्यूम पंप। सिंगल स्टेज का रहेगा तब भी ठीक है, लेकिन डबल स्टेज का ले लेंगे तो और बेहतर तरीके से काम करेगा। इसको एक ही बार खरीदना होता है। आप इसको जब भी खरीदे बेस्ट क्वालिटी का खरीदे, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा डबल स्टेज आप लीजिएगा तो इसके द्वारा आप बढ़िया तरीके से वैक्यूम कर सकते हैं, क्योंकि गैस चार्जिंग करते समय वैक्यूम का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वैक्यूम बढ़िया से नहीं हुआ तो गैस चार्जिंग भी आपका सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए वैक्यूम करने के लिए आपको ये वैक्यूम पंप डबल स्टेज वाला रखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं जो इसका CFM है 3 CFM है, और जो सिंगल वाले का रहेगा 1.8 या 1.5 तक रहता है। तो बाकी जितना ही CFM अधिक रहता है उतना ही बढ़िया ये काम करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका डबल स्टेज का वैक्यूम पंप हो गया। इसके साथ आपको ये आयल मिलेगा, और आयल को जो है कि यहीं से खोल करके डालना होता है। इसको आप जब खोलिएगा तो इस तरीके से ये खुल जाता है, और खोलने के बाद इसके अंदर आप आयल डाल सकते हैं। आयल कितना डालना है तो सामने की तरफ इसमें लिखा गया होता है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर देखिए लिखा है मैक्सिमम और इधर लिखा है मिनिमम। तो मैक्सिमम का मतलब इतना आप तेल भर सकते हैं, और मिनिमम का मतलब जब ये अपने से तेल खत्म होकर नीचे मिनिमम वाले लाइन पर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि फिर से हमें इसके अंदर तेल भरने की ज़रूरत है। तो यही तेल आपको भरना पड़ेगा। और भरने के बाद ये वाला जो ऊपर का ये कैप होता है, इसको यहीं पर हम कस देते हैं। तो ये हो गया वैक्यूम पंप। सबसे महंगा यदि कोई आता है टूल तो यही है वैक्यूम पंप। और उसके बाद ये वाला टूल है जो कि जिसे हम जेट पंप कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है कि हम एसी की सर्विसिंग वगैरह करने में करते हैं। इससे जो है कि इनपुट होता है पानी, इससे ये खींचता है और यहाँ से पानी ये निकालता है। और निकालने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लंबी सी पाइप दे रखा है इन्होंने, और इस पाइप के सामने की तरफ ये गन लगाने को दिया है, और गन के सामने की तरफ से ये नोजल है, यहीं से प्रेशर के साथ पानी आता है। और इस पानी के प्रेशर को यहाँ से आप एडजस्ट करके, यानी कि इसको घुमा करके और इसको जो है
कि इस तरीके से कम ज़्यादा करके इसके फोर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली जो पाइप आप देख रहे हैं, ये वाली पाइप जो है कि इनलेट पाइप में लगाने के लिए दिया है। यहाँ से आप इसको लगा करके किसी टब में या बाल्टी में रख करके बाल्टी के पानी को खींच लीजिए और यहाँ से पानी को प्रेशर से निकाल करके इससे आप एसी की सर्विसिंग कर सकते हैं। एसी की सर्विसिंग करने के लिए आपको ये वाला बैग भी रखना पड़ेगा जो कि इंडोर यूनिट में लगता है। स्प्लिट एसी का जब आप सर्विसिंग करेंगे तो वहाँ पर इंडोर यूनिट में इस बैग को लगा करके ही सर्विसिंग करना होता है। इसको समझने के बाद अब हम इसको समझते हैं। ये वाले टूल का इस्तेमाल हमेशा इंस्टॉलेशन में किया जाता है, चाहे विंडो एसी का इंस्टॉलेशन हो या फिर आपका स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन हो, इसका इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। इसको बोलते हैं हम हैमर ड्रिल मशीन। इसका काम ये होता है कि दीवार में छेद करना होगा या फिर स्क्रू कसने के लिए हो या फिर पाइप को बाहर निकालने के लिए, तो उसके लिए हमें इस तरीके का होल सा नाम का बीट लेना पड़ेगा। 2.5 से 3 इंच साइज का ये वाला आता है होल सा बीट। इसको आगे की तरफ हम इसको लगाते हैं और इसकी लंबाई जो होती है वो 16 इंच 17 इंच के आसपास होता है या 15 इंच 16 इंच, इस तरीके से इसकी लंबाई होती है। 9 इंच के दीवार को आराम से ये होल कर सकता है और इसके होल के अंदर से ही हम जो है कि स्प्लिट एसी का जो इनलेट आउटलेट जो भी पाइप होता है, ड्रेन वाली पाइप या फिर जो कनेक्शन वाले वायर होते हैं, उनको हम इसी होल से बाहर की तरफ निकालते हैं। आपका ड्रिल मशीन ऐसा होना चाहिए जो कि उल्टा सीधा दोनों की तरफ चल सके, हैमर भी हो सके या फिर उसमें ड्रिल भी हो सके। हैमर का मतलब केवल ये कंपन करता है और ड्रिल का मतलब ये पूरी तरह से गोल गोल जो है कि घूमेगा। हैमर ड्रिल दोनों का मतलब ये होता है कि ये कंपन भी करेगा और ड्रिल भी करेगा, यानी घूमेगा भी और साथ साथ में कंपन भी करेगा, जिससे दीवार जल्दी से जो है कि होल हो जाता है। उसके साथ जो है कि आपको इस तरीके के कुछ बीट मिलते हैं, कुछ पतले कुछ मोटे जो है कि बीट मिलेंगे। इन दोनों बीट का इस्तेमाल फास्टनर वगैरह लगाने के लिए किया जाता है। फास्टनर लगा करके ही हम आउटडोर यूनिट को दीवार के ऊपर स्टैंड के साथ कसते हैं, तो वहां पर इन दोनों बीट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी दीवार को आपको तोड़ना पड़े तो यहाँ पर ये छेनी है और उसके बाद जो है कि ये पोकर बोला जाता है, यानी कि छेद करने वाला है। कहीं पर ऐसा चीज जो आ गया जिसे आप निकालना चाहते हैं तो इससे जो है कि आप उससे निकाल सकते हैं। और बाकी जो है कि ये 6.5 mm की एक बीट होती है। ये जो है कि आप देख सकते हैं, ये वाली नहीं है, ये वाली है। ये 6 mm या 6.5 mm की जो बीट आती है, इसके से आप छेद करके उसमें आप गुल्ली लगा करके और पेच से जो है कि इसका जो प्लेट वगैरह होता है, जो इंस्टॉलेशन प्लेट होता है, उसको हम इससे कसते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इतने सारे टूल्स आपको खरीदने पड़ेंगे और अंत में आपको दिखा दें कि इधर की तरफ एक बैग है जो कि LG कंपनी का है, लेकिन इसी तरीके से ब्रांडिंग करके ये बैग आता है, आपको हर एक दुकान पे मिल जाएगा। इसकी कीमत कम से कम 6.5, अधिक से अधिक जो है कि 1000-1200 तक की कीमत हो सकती है। जितना बेस्ट लीजिएगा उतना बढ़िया जो है कि आपको दाम देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें कीमत की कि कितने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे इन सभी टूल्स को खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये और ये मतलब वैक्यूम पंप, जेट पंप, ड्रिल मशीन, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो टूल्स है आपके 15,000 या 10-15,000 के बीच में सब कुछ आ जाएगा। यदि आप एक एक क्वांटिटी में लेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा, लेकिन क्वांटिटी जैसे ये सब जो सामान हमने लिया है तो क्वांटिटी जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका पैसा ज्यादा लगेगा। उसके अलावा यदि आप इन सभी को लेते हैं तो टोटल आपका कास्ट 35 से 40 हज़ार आ जाएगा। इसमें आप क्वांटिटी 10-20 इस तरीके से कुछ, जैसे ये हमने कैपेसिटर वगैरह लिया है तो ये 8-10 हमने लिया हुआ है, तो उस तरीके से उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यदि आप क्वांटिटी एक रखेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा। टूल्स, केवल आप टूल्स खरीदेंगे, यदि मतलब आप सामान नहीं खरीद रहे हैं, जैसे ये रिले हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये कैपिलरी हो गया, ये सब नहीं खरीदना चाहते, केवल टूल्स खरीदेंगे तो 8 से 10 हज़ार में ही आपका पूरा टूल्स आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ यदि आप खरीदेंगे तो टोटल खर्चा 35 से 40 हज़ार के आसपास चला जाएगा। बाकी उसके ऊपर आपको दुकान के अंदर खर्चा करना पड़ेगा डेकोरेशन वगैरह में, तो उसका अलग चार्ज होता है, लेकिन ये सब ले करके आप काम शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा होगा तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि कितना पैसा खर्च करना है, कौन कौन सा टूल्स खरीदना है, कौन सा टूल बेहतर होता है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।